जरबेरा एक सूरजमुखी कुल का पौधा है और जरबेरा एक ऐसा व्यावसायिक फसल है फूल वाली फसलों में, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसका मूल्य देखें तो ये जितने भी कट फ्लावर में उपयोग होते हैं या फिर जो बुके बनाने में उपयोग होते हैं उसमें उन फसलों में 10 जो फूलें हैं, जो फूल वाली जो फसल हैं उसमें 5वें स्थान पर आता है। चूँकि ये कंपोजिटी कुल का एक पौधा है और इसका जो फूल है उसी का उपयोग सजावट के रूप में बुके बनाने के लिए और कई तरह के उपयोग, शादी ब्याह में कई तरह के उपयोग में ये लाया जाता है। और इसका जो व्यावसायिक खेती है यदि देखें तो दूसरे जो फूल वाले किस्में हैं या दूसरे फूल वाली जो फसल हैं उसमें उसके बदले में इसमें ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो जलवायु है इस फसल के लिए बहुत उपयुक्त है और यदि हम इसका जलवायु के बारे में देखें तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है, जैसे छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का पठारी भाग और छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र, तीनों ही जो क्लाइमेटिक जोन हैं इस जरबेरा फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, रबी फसल की कटाई के पश्चात आपके खेतों में जो नमी बच जाती है उसका उपयोग आप दलहनी और तिलहनी फसलों को लगाकर कर सकते हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि दलहनी तिलहनी फसलों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि आपके खेत में पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो तो आपको ग्रीष्म काल में ज़रूर ही दलहनी और तिलहनी फसलें लगानी चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दलहनी तिलहनी की फसल के संबंध में किस तरह से खेती की जाए, उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाए, रोग कीट नियंत्रण किस तरह से किया जाए, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर दीपक चंद्राकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, इस विषय में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, ग्रीष्म काल में हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी दलहनी और तिलहनी फसलें लगानी चाहिए?
देखिए, ग्रीष्म काल में यदि किसान भाई कोई फसल लगाना चाहते हैं जी तो मुख्य रूप से उसमें उड़द है जी मूंग है एवं कहीं कहीं पे लोबिया की खेती किसान भाई कर सकते हैं। जी जी और यदि हम तिलहनी फसलों की बात करें जी तो इसमें मुख्य रूप से तिल है एवं सूरजमुखी जी। आमतौर पर हमारे छत्तीसगढ़ में ये फसलें लगाई जाती हैं जी जी और इसका किसान भाई भरपूर उत्पादन लेते हैं। ले सकते हैं जी। सर जी, ये जो दलहनी और तिलहनी फसलें आपने बताई हैं, इनकी कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जो हमारे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार, अधिक पैदावार दे सकते हैं? देखिए, यदि हम मूंग की बात करें जी तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही बढ़िया किस्म पैरी मूंग के नाम से विकसित की है जी जो कि 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। जी और इसमें जो फलियों की जो बनने की जो मतलब स्टाइल है जी, या जी। टॉप पॉडिंग बोलना चाहिए जी जी ताकि उसको पिकिंग में या हार्वेस्टिंग में मतलब फलियां ऊपर लगती हैं। जी जी तो इससे क्या होता है कि एक बार में हार्वेस्टिंग किसान भाई कर सकते हैं। अच्छा और अभी अब हम लोग मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की ओर भी प्रयासरत हैं और आने वाले कुछ समय में मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी इसकी संभव हो सकेगी। जी जी इसके अलावा मूंग की अन्य किस्मों की हम बात करें जी तो इसमें हम 1 है, हम 12 है, जी ये किस्में हैं मूंग की। इसके अलावा हम उड़द की फसल की अगर बात करें जी जी तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही बढ़िया किस्म निकाला है जिसका नाम है इंदिरा उड़द प्रथम। जी इसके अलावा अन्य किस्में हैं पंत उड़द 30, पंत उड़द 31 जी इत्यादि। ये ऐसी किस्में हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ जो कि सेंट्रल जोन में आता है जी जी उसके लिए उपयुक्त हैं और बढ़िया उत्पादन देती हैं। और इसका बीज उत्पादन भी मतलब सरकारी प्रक्षेत्र में किसान भाई अपने खेतों में कर रहे हैं। जी जी अब बात हम तिलहनी फसलों की करें तो तिलहनी फसल, अच्छा एक और किस्म है जो कि हम दलहनी फसल में जी खल्लेश्वरी, अच्छा ये भी एक बहुत अच्छी किस्म है जो कि दानों के लिए राजमा के रूप में उपयोग में आती है। और इसकी भी हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक बढ़िया किस्म निकाला है जी जिसे हम खल्लेश्वरी के नाम से जानते हैं। अच्छा लोबिया की जी किस्म है जी जिसे हम काउपी बोलते हैं। अच्छा साथ ही साथ अगर हम तिलहन फसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 फसलें हैं जो कि ग्रीष्मकाल में लगाई जाती हैं। जी जी पहली है तिल एवं सूरजमुखी जी जी जिसे हम सनफ्लावर के नाम से जानते हैं। जी तो तिल की जो किस्में हैं वो है कंचन है, जवाहर तिल 11, जवाहर तिल 14, ये इत्यादि ऐसी किस्में हैं जी जो जी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उपयुक्त हैं एवं बढ़िया उत्पादन देती हैं। जी अब हम यदि सूरजमुखी की किस्मों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से एक बहुत ही प्रचलित किस्म है मॉडर्न जो कि सदियों से मतलब बहुत सालों से चली आ रही है और आज भी वो लीडिंग है। अच्छा इसके अलावा सूर्या है, ज्वालामुखी है और इसके अलावा बहुत सारी हाइब्रिड किस्में भी आ गई हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर की तो बहुत सारी निकली है, साथ में पब्लिक सेक्टर की भी है जी जी जो कि बाज़ार में मतलब मिल जाती हैं और बहुत बढ़िया उत्पादन दे रही हैं। जी जी सर, इस समय ग्रीष्म काल में रबी की फसल या तो हमारे किसान भाई काट चुके होते हैं या काटने की प्रक्रिया चल रही होती है। इस समय हमारे जो किसान भाई दलहनी तिलहनी फसल लगाते हैं उन्हें खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, जब हम तीसरी फसल की बात करते हैं, जी। तीसरी कहने का मतलब कि हम खरीफ में वर्षा ऋतु में धान की फसल लें या सोयाबीन लें या मक्का लें। जी जी उसके बाद में द्वितीय फसल के रूप में ठंड में हम दलहनी फसल या चना मटर ले लें, मसूर ले लें। जी अब ये हम तीसरी फसल की बात करें जो कि दूसरी फसल जो हमारी कट के अभी तैयार हुई है जी जी और खेत अभी खाली हुआ है, तो हम ग्रीष्म काल में यदि हम तिल एवं सूरजमुखी की बुआई करना चाहते हैं तो जी, जी। हमें थोड़ा सा फरवरी का मध्यम यानी द्वितीय पखवाड़े में ही इसकी बुआई की प्रक्रिया शुरू कर देना है जी। और हर हाल में मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई कर ही देना है। अच्छा क्योंकि इनकी जो अवधि है वो कम से कम 95 दिन के करीब होती है। जी जी और यदि हम दलहनी फसल की बात करें तो इसमें मूंग एवं उड़द जी ये लगभग 75 से 85 दिन की अवधि की होती है। जी जी तो इसमें हम 15 मार्च
अधिकतम सीमा है। 15 मार्च या 20 मार्च तक बुआई कर सकते हैं। अच्छा। और अब चूंकि बुआई करना है तो इससे पहले हमें खेत की तैयारी करना है जी। तो इसके लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई करने के बाद में ढेला अच्छी तरह से फोड़ लें एवं एक बार ढेले फोड़कर रोटावेटर के माध्यम से फोड़ बारीक कर लें ताकि जर्मिनेशन इसका अच्छा हो। तिल के लिए थोड़ा महीन खेत की तैयारी करते हैं क्योंकि तिल के बीज काफ़ी छोटे होते हैं। इसके कारण इनके बीजों के आकार के हिसाब से इनकी खेत की तैयारी की जाती है। इस तरह से 2 से 3 बार जुताई करने के बाद में अंतिम जुताई मतलब करें, उसके बाद पाटा लगा लें जी। इस तरह से खेत तैयार हो जाता है। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि तिल के बीज छोटे होते हैं और बाकी दलहनी फसलें जो होती हैं इनके बीज बड़े होते हैं, तो इनकी बुआई के लिए क्या अलग अलग विधि अपनाना चाहिए? इनकी बुआई की उन्नत विधि क्या है? देखिए कोई भी चाहे वो दलहनी फसल हो या तिलहनी फसल हो या अन्न वाली फसलें हैं जी, वैज्ञानिक पद्धति से बोना है और अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। कीट एवं रोग के आक्रमण को मतलब खेत में आने से पहले ही हमको रोकना है ऐसा प्रयास करना है कि कीट पतंगों का आक्रमण कम हो। तो हमेशा किसान भाइयों को सलाह यही हम लोग देते हैं कि कतार में बोएं। अच्छा। अब यदि हम मूंग, उड़द या तिल की बात करें तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर हमें रखना है। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर मेंटेन करना है। और यदि हम सूरजमुखी या सनफ्लावर की बात करें तो इसमें 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं एवं 15 सेंटीमीटर के करीब पौधे से पौध की दूरी रखते हैं। और सभी को हमें मतलब बिल्कुल कतार में ही बोना है। आजकल इसके मतलब मैनुअल बोने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सीड ड्रिल, विभिन्न प्रकार के सीड ड्रिल आ गए हैं। जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भी एक सीड ड्रिल विकसित किया है जिसका नाम है इंदिरा फर्टिकम सीड ड्रिल। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि बीज की बुआई के साथ साथ बीज से 2 सेंटीमीटर के करीब गहराई में खाद की मतलब डालने की भी व्यवस्था हो। मतलब ट्रैक्टर के एक ही रनिंग में पहले खाद गिरेगा, उसके बाद 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर में बीज गिरेगा। तो एक ही रन में खाद एवं बीज एक साथ पड़ता है। इससे ऑपरेटिंग मतलब कास्ट कम आता है और एक साथ बुआई हो जाती है, एक साथ बढ़िया अच्छे तरह से जर्मिनेशन होता है, सिंचाई करने में सुविधा होती है एवं खर्च कम आता है। जी जी सर, ग्रीष्म काल में पानी की वैसे ही कमी होती है और दलहनी तिलहनी फसलों के लिए भी पानी कम चाहिए होता है, तो इस समय में जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे किसान भाइयों को किस तरह से जल प्रबंधन करना चाहिए कि उनकी फसलें अच्छी रहें? देखिए दलहनी फसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दलहन और तिलहन ये थोड़ी गहरी जड़ें वाली होती है, तो मिट्टी के मतलब नीचे की सतह से जल का अवशोषण करती हैं इनकी जो जड़ें हैं। तो इसलिए इनकी जल मांग काफ़ी कम होती है। यदि हम आंकड़ों में बात करें तो 30 से 50 सेंटीमीटर जल मांग आमतौर पर इनकी होती है। अब चूंकि ग्रीष्म ऋतु में बो रहे हैं तो 50 से 60 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो अब इनके लिए हमें सिंचाई की उपयुक्त जहाँ पे निश्चित उपलब्धता है वही किसानों को इनकी बुआई करना चाहिए। और जब भी सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करना है, और यदि भारी भूमि में कर रहे हैं तो किसान भाइयों को सलाह है कि स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग या फव्वारा पद्धति का उपयोग करके ही सिंचाई करना है। अब यदि फव्वारा पद्धति का किसान भाइयों के पास में व्यवस्था न हो तो वह प्लाट टू प्लाट जो पाइप के माध्यम से मतलब पलेवा के द्वारा जो एक खेत से दूसरे खेत में पाइप को हटा के ही बुआई करना है। ऐसा नहीं कि एक बार छोड़ दिए और मतलब पानी भर जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। हमेशा जल अगर अतिरिक्त पानी हो तो ऐसा हमें सुविधा बनाना है, प्रोविज़न करना है कि जो जल निकास अच्छी तरह से हो एवं जल का जमाव ना हो। यदि 24 घंटे से अधिक समय तक यदि जल का जमाव हो जाए तो नुकसान हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उड़द एवं मूंग की फसल में यदि ग्रीष्म काल में कोई किसान भाई बो रहा है तो उसे कम से कम 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, 4 से 6 सिंचाई। तापमान की निर्भरता एवं जैसे कि हम अभी वर्तमान में देखें तो हर 8 से 10 दिन या 12 दिन में एक बार वर्षा हो जा रही है। कहीं कहीं छींटे बौछार या गरज चमक के साथ में थोड़ी बहुत
मतलब वर्षा हो रही है। जी, जी, हाँ। तो इस कंडीशन में 3 सिंचाई भी पर्याप्त है, किंतु यदि मौसम साफ है तो कम से कम 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता इन दलहनी एवं तिलहनी फसलों को पड़ेगी। जी सर, जल प्रबंधन के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है खाद प्रबंधन। जैसा कि आपने बताया कि जब बुआई के समय में पहली बार एक बार खाद दे सकते हैं, इसके बाद हमारे किसान भाइयों को कब कब कितनी खाद देना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विशेषकर दलहनी फसलों के लिए कि हम पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो समन्वित रूप में करना है हमें। इसके लिए सर्वप्रथम हमें बुआई के पूर्व बीजोपचार या बुआई के समय तुरंत जब बुआई करना है उसके 2 से 3 घंटा पहले ही सेम डे हमें बीजोपचार करना है। बीजोपचार के लिए किसान भाई लोग उपयुक्त राइजोबियम कल्चर के मांग से कर सकते हैं दलहनी फसलों में। और इसके अलावा स्फूर्व घोली जैव उर्वरक जिसे हम फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया बोलते हैं, जो पीएसबी के नाम से बायो फर्टिलाइजर आता है, उसका उपयोग करना है। और बिल्कुल बीजोपचार करना ही करना है। यह एक ऐसी विधि है जो कि सबसे सस्ती विधि है पोषक तत्व प्रबंधन की। इसके अलावा हम जब रासायनिक खादों का बात करते हैं तो जो पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास एवं सल्फर, जिसे हम N, P2O5, K2O और सल्फर, इसकी जो मात्रा है 20, 50, 20 एवं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करना है। और सारी मात्रा को हमें इन दलहनी फसलों में बुआई के समय ही, जिसे हम बेसल कहते हैं, एक मुश्त मात्रा में देना है और एक साथ देना है। तो इसके अलावा यदि कोई किसान भाई के पास में केंचुआ खाद या गोबर की खाद है तो 8 से 10 ट्राली गोबर की खाद वो अंतिम जुताई के समय जब पाटा लगाते हैं उससे पहले खेत में अच्छी तरह से मिला दे एवं उसके बाद पाटा चला दे, उसके बाद बुआई करे। तो यह समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन होगा और किसान भाइयों को इसमें उपज अच्छी प्राप्त होगी। जी सर, उपज प्रभावित करने में सबसे बड़ा हाथ खरपतवार का भी होता है। अगर उसका नियंत्रण उचित तरीके से न किया जाए तो हमारे किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, खरपतवार एक बहुत ही जटिल समस्या है और यदि हम इसका प्रबंधन उचित रूप से न करें तो कम से कम 40 से 50% तक इससे हमें नुकसान हो सकता है। और वर्षा ऋतु में यह जो आंकड़ा है वो 50 से भी ऊपर होके कभी कभी 60 या 70% तक भी हो सकता है। किंतु ग्रीष्म काल में चूंकि सिंचाई मतलब सीमित होता है और वातावरण में आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, इसके कारण खरपतवारों का भी ग्रोथ कम होता है। फिर भी हमें एक ग्रीष्मकालीन जुताई करना ही चाहिए ताकि जो पूर्ववर्ती फसल के में जो खरपतवार के जो बीज हैं, कंद हैं या उनकी जो स्टेम कटिंग है या जो भी कीट पतंगों के जो इल्ली संखी हैं वो उन्हें नष्ट करना है तो समर प्लविंग या ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए। ताकि जैसे कि ग्रीष्मकाल में जब टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस समय ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि अब बुआई करने के 72 घंटे के अंदर में जैसे ही हमने उड़द एवं मूंग की बुआई किया, बुआई करने के बाद में तुरंत हमें सिंचाई करना है। सिंचाई करने के पश्चात हमें 72 घंटे के अंदर में पेंडिमेथिलिन नामक एक रसायन होता है जो कि हम प्री इमरजेंस बोलते हैं, या 72 घंटे के अंदर में 0 से 3 दिन के सिंचाई के अंदर में इसका छिड़काव करना है। 1 किलोग्राम ये रसायन को लेना है एवं 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है स्प्रे के माध्यम से। तो इससे बहुत हद तक खरपतवारों की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा यदि कहीं कहीं खरपतवार दिख रहे हैं तो 25 से 30 दिन में एक बार हाथ से किसान भाई पिकिंग मतलब उसको उखाड़ लें या गुड़ाई कर लें तो खरपतवार की समस्या का समाधान हो सकता है। जी सर, फसल को दूसरी जो खास चीज़ प्रभावित करती है वो तो है कीट प्रकोप। तो इस समय ग्रीष्म ऋतु में दलहनी और तिलहनी फसलों में कौन कौन से कीट जो है वो प्रभावित करते हैं फसल को, उनका नियंत्रण कैसे किया जाए? देखिए, जब हम दलहनी फसलों में कीट की बात करें तो मूंग एवं उड़द में एक सबसे प्रमुख समस्या होती है कि
पीला वायरस वाली बीमारी जिसे हम येलो मोज़ाइक वायरस के नाम से मतलब जानते हैं। अच्छा। यह वायरस पौधे में लग जाता है। आप देखे होंगे कि जब भी उड़द एवं मूंग के खेत में जाएं तो पीली पीली मतलब कबरी चित्तीदार पत्तियां आपको मिलेंगी। हाँ, उसमें फलियों की संख्या नहीं के बराबर होती है या फलियां हैं तो दाने उसमें नहीं भर पाते हैं। यह वायरस के कारण होता है, लेकिन यह एक श्वेत मक्खी होती है जिसे हम वाइट फ्लाई कहते हैं। इसके माध्यम से फैलता है ये एक पौधे से दूसरे पौधे में। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए मतलब वायरस को ख़त्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि यह इन श्वेत मक्खी या वाइट फ्लाई को नष्ट करें। तो इसके लिए हम कोई भी ऐसी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम डाइमेथोएट हुआ या प्रोफेनोफास, विभिन्न प्रकार की मतलब कोई भी ऐसी कीटनाशी जो कि अंतर प्रवाही हो या सिस्टेमिक हो उसका हम छिड़काव करते हैं। 1.5 से 2 ml दवा लेना है और 1 लीटर पानी में के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी का उपयोग करना है 1 हेक्टेयर के छिड़काव के लिए। अच्छा। और यदि उसके बावजूद भी फिर से कहीं पे दिखता है यह कीट तो 15 से 20 दिन के बाद में पुनः हमें इसका छिड़काव करना है, रिपीट करना है। अच्छा। इससे इस कीट को नियंत्रित करेंगे तो ये वायरस, क्योंकि यही कीट है वो वायरस को मतलब रोगी पौधे में बैठता है यह कीट एवं वहाँ से उस पौधे के रस को चूसता है और उसके बाद में इन्फेक्शन मतलब जो वायरस है इसके कीट में चला जाता है। उसके बाद जब स्वस्थ पौधे में यह कीट बैठता है तो वहाँ पे मतलब कंटामिनेशन करता है। तो एक तो इस कीट का नियंत्रण करना है। दूसरा, जब किसी खेत में यदि यह पौधे में यह बीमारी हो गई है, वायरस का प्रकोप हो गया है, तो उसमें हम इसको ठीक नहीं कर सकते। तो उस रोगी पौधे को हमें उखाड़ना है एवं खेत से दूर कहीं भी गड्ढे में दबा देना है या जला देना है या नष्ट करना है, उस खेत से दूर करना है। इसके अलावा स्वस्थ जहाँ पे ऐसे ये फसल लगी हो और वह कीट न पहुँचे, इसके लिए वही कीटनाशक का छिड़काव करना है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस कीट को खेत में आने से ही रोकने के लिए हमें स्वस्थ बीजों का उपयोग करना है, प्रमाणित बीजों का उपयोग करना है एवं बीजों को किसी विश्वसनीय संस्था से लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें फसल चक्र परिवर्तित करना है। अच्छा। यदि जिस खेत में लगातार हम लगातार 2 या 3 वर्षों तक इस फसल को ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि 2 वर्ष या 3 वर्ष के पश्चात हमें यह, जैसे कि मान लीजिए कि इस साल हमने किसी खेत में उड़द या मूंग की खेती की है, तो हमें अगले सीजन में या अगले वर्ष चाहिए कि उस खेत में हम तिल या सूरजमुखी को बोएं। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे तो कीट पतंगों से निजात पा सकते हैं। जी सर, ये फसल अगर हम उपयोग के लिए ले रहे हैं, मतलब खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं या फिर बीज के लिए बना रहे हैं, फसल लगाए हैं, तो दोनों में क्या अंतर होता है? बीज के लिए अगर फसल लगाएं तो क्या सावधानी रखना चाहिए? देखिए, बीज के लिए अगर हम अगर फसल लगा रहे हैं तो हमें खरपतवार मुक्त होना चाहिए, कीट एवं पतंगों रोग से मुक्त होना चाहिए, पृथक्कलन दूरी का मेंटेन करना चाहिए और बीच बीच में मॉनिटरिंग करना चाहिए। और यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसमें अन्य किस्म के बीज, जैसे कि उड़द की बुआई किए हैं तो उसमें इंदिरा उड़द प्रथम की बिजाई किए हैं हम, तो उसमें अन्य यानी उसी फसल के अन्य जो किस्म हैं उनके बीजों का मिश्रण न हो, विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे शुद्ध बीज प्राप्त होगा और हमें मतलब आगे आने वाले जब हम उसका सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे और या वो सीड चेन में जाएगा एक किसान से दूसरे किसान के यहाँ, तो शुद्ध बीज प्राप्त होगा और उपज में बढ़ोतरी होगी। जी सर, कटाई किस तरह से करें और कब करना है, उचित समय क्या है? ये चूँकि ये फसल है वो 75 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो जैसे कि अभी फूल आने की अवस्था में है और अप्रैल का महीना अभी मतलब अंतिम दौर में है, तो यह फसल लगभग 15 से 25 मई के बीच में पककर तैयार हो जाएगी। जी डॉक्टर दीपक चंद्राकर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।